आपको थीटा, यहां पे पुली है, एक मास इधर है m1, दूसरा मास इधर है m2, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, राइट। तो इसमें आपको फाइंड करनी है एक्सेलरेशन एंड टेंशन। बिल्कुल बताएंगे जी, वहां पे डायग्राम में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे, वो आपको बीघा टेढ़ा करके एफ लिखा होगा, वो भी हमने फ्रिक्शन पढ़ना है। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन से पहले आपका मोमेंटम वाले क्वेश्चन टिप्स पे होने जरूरी है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मोस्ट ऑफ द टाइम 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आता है पेपर में। वेक्टर की एनसीईआरटी है क्या? दिखा, कौन सा? पूछो बेटा जी, लेके आओ फिर देखते हैं। ये होने दो फिर ले लेना। कौन से क्वेश्चन है? क्रॉस डॉट और दूसरे वाले जो a डॉट बी इज इक्वल टू 4b डॉट a करना है, ऐसे वाले कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। क्योंकि एनसीईआरटी में आई थिंक अभी रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, या है? एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज है, कोई बात नहीं, वो कर लेंगे, वो सभी को करवा दूंगा, फिर एक्स्ट्रा क्लास रख लेते हैं एक दिन और, तो सबको करवा देते हैं, क्या टेंशन है। ठीक है, बस आपने सिर्फ बताना है कि सर यहाँ पे डाउट आ रही है, बाकी मेरा काम है। ठीक है, चलो अब इसमें आपने फाइंड करना है फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। ये कुछ नहीं है, कोई नहीं। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, ये मैं आपको जर्नल में करवा रहा हूं। देखो बुक में ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस आएगा, मास की वैल्यूज दे देंगे, एंगल की वैल्यू दे देंगे, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, पहले तो अपनी डायग्राम कंप्लीट करो, रेजोल्यूशन होगी। इतना सीधा नहीं है क्वेश्चन। रेजोल्यूशन में देखो जिस साइड एंगल होता है उस साइड क्या आता है? साइन और कॉस। कॉस उसके 90 डिग्री पे साइन। अब एक चीज नोट करो, यहाँ पे देखो वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, ये एंगल इसका नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा? दिस वन। टेंशन किधर लग रही है? ऐसे, ठीक है। इसका वेट किधर लग रहा है? ये आपका m2g था, यहाँ पे आएगा आपका m1g। फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगी? इस तरफ, जहां पे स्लोप ज्यादा है। जिस दिन जाते जाते थोड़ा सा आइडिया दिया था इस डायग्राम का शायद मैंने। अरे रुक जाओ, वो स्लैंटिंग स्पेस को तो अभी रेजोल्यूट करेंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो गया आपका mg cos थीटा, उसके 90 डिग्री पे mg sin थीटा। अब जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे कैसे निकालते हो? टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। फोर्सेज अलोंग एक्सेलरेशन कौन सी लग रही है? m1g। ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? m2g sin थीटा। एक्सेलरेशन के ऑपोजिट ये लग रहा है, ठीक है। और तो कुछ नहीं है। लो जी, एक्सेलरेशन आ गई आपकी, m1g माइनस m2g sin थीटा अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है भाई। अब बहुत के दिमाग में ये आ रहा है कि टेंशन नहीं इंक्लूड की, ये वाला थीटा, ठीक है। वो एक्चुअली थीटा क्या है आपका? जो इंक्लाइंड है, कितना इंक्लाइंड है सरफेस? इधर इंक्लिनेशन ज्यादा नहीं है, फ्रिक्शनलेस है। एक तो बिल्कुल सीधा आ रहा है, एक ने टेढ़ा जाना है, तो जो बिल्कुल सीधा आएगा वो पहले आएगा बेटे। अगर हाँ फ्रिक्शन का केस होता फिर कोई और फोर्स लगती, ठीक है। ये देख, ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन साइन थीटा ही लग रहा है। जब फ्रिक्शन आ जाएगी ना तब जाके ये कंपोनेंट यूज होना शुरू होगा। जब तक फ्रिक्शन नहीं है तब तक ये कॉस और mg का कोई रोल नहीं है, ये ध्यान रखना। और इस चैप्टर में डेरिवेशंस हैं,
प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन याद होगी शेरलो को? कोई ऐसा बच्चा है जिसको एंगुलर प्रोजेक्शन अभी तक याद नहीं है? चलो देखते हैं, लिखवाते हैं किसी दिन रैंडमली। अब आ जाओ टेंशन। टेंशन आप चाहे यहां से निकाल लो, यहां से भी निकल जाएगी, चाहे आप यहां से निकाल लो, यहां से भी निकल जाएगी, दोनों केसेस में से सेम आएगा। देखो फर्स्ट केस में अगर मैं देखता हूं तो m1 की इक्वेशन लिख दो, m1 इंटू ए फोर्सेज अलोंग एक्सेलरेशन m1g माइनस टी। एक तो टेंशन आप यहां से निकाल सकते हो, सेकेंडली आप यहां से भी निकाल सकते हो। m2 की देखो इक्वेशन, m2 इंटू ए फोर्सेज अलोंग एक्सेलरेशन टेंशन है माइनस m1g साइन थीटा, सॉरी m2g, यहां से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, सिर्फ इतना देखो, या सिर्फ इतना, जब इंडिविजुअल मास की इक्वेशन लिखते हैं हम लोग तो सिंपल मास वाला पार्ट ही देखते हैं। ठीक है, क्या हो गया? समझ आ रहा है वाला बच्चा? केड़ी चीज नहीं समझ आती वो पूछो पहले। कुछ भी नहीं, केड़ी नहीं समझ आई फिर भी तो फिर पूछो पुत्र, तुम हंसी जानी है बैठी पूछ लो, दिखा केड़ी चीज नहीं समझ आती। हाँ जी, तेन भी समझ आया इतने? और कोई बच्चा जिसको समझ नहीं आया? उस पे आ जाते हैं, उससे पहले वाले। केड़ी चीज नहीं समझ आई? ये वाला, उस तो पहला वाला लास्ट क्लास समझ आ गई ना? बस ठीक है, इतने दोबारा आ गया, रुक जा। देखो बेटा सिंपल पढ़े है ना, जो सेम डायरेक्शन च फोर्सेस होनी है होनी है ऐड, जो ऑपोजिट डायरेक्शन च फोर्सेस होनी है सब्ट्रैक्ट। ये कांसेप्ट क्लियर है? हम देखो तो ये आवाज नहीं, पुली सिस्टम तो चल रहे हैं m1 m2, ठीक है, दोनों का वेट नीचे लग रहा है। ठीक है, टेंशन किधर लगेगी? ऑपोजिट लग दी है ना, मैं नीचे नु खिंच रहा था, टेंशन ऊपर लगेगी। ਇਹਦਾ क्लियर है? इथों तक कोई डाउट? हाँ जी, हाँ नहीं सच दस ही गल कितने केड़ी चीज नहीं समझ लगी पूछ लै। टेंशन मैंने बोला था पेयर में लगती है, एक इधर लगेगी दूसरी इधर। अब इस स्ट्रिंग को सीधा करके देखो, अगर आप इसे स्ट्रिंग को ऐसे कर दोगे ना, इधर m2 है इधर m1 है, एक की टेंशन इधर है दूसरे की टेंशन इधर है, देखो पेयर में लग रही है ना, यस सीधी करके देखो। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होता है ना, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, राइट? अगर मैं रस्सी को खींच रहा हूँ तो रस्सी भी तो मेरे को खींच रही है, तो बेसिकली मैं उसे नीचे खींच रहा हूँ तो रस्सी मेरे को ऊपर खींच रही है। हाँ तो वो ऊपर खींच, हाँ टेंशन तभी ऊपर की तरफ है। कौन क्लियर है? हाँ तो इसका भी तो वेट नीचे ही लग रहा है बेटे। ठीक है, अब देखो, हाँ अब एक मास नीचे आएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा ना। अब देख ये नीचे आ रहा है तो ये दूसरा किधर जाएगा? ऊपर। रस्सी वाला काम है, एक पास से खींच रहे हो, एक नीचे आएगी तो दूसरी ऊपर चले जाएगी। हुन क्लियर है? हुन जदों इक्वेशन ऑफ सिस्टम लिखनी है, सिस्टम दे विच टेंशन इंक्लूड नहीं हुंदी, इंटरनल फोर्सेस लिख दे किस तरह, टोटल मास कितना है? m1 प्लस m2 है ना, फोर्स हुंदी है ना मास इनटू एक्सेलरेशन, किदे इक्वल होएगा? फोर्सेस अलोंग एक्सेलरेशन की लग रहा है माइनस फोर्सेस ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन, ऑपोजिट m1 जी लग रही है ना, देख एक्सेलरेशन ऊपर है नीचे ले आ सी। हुन इनु रीअरेंज कर ला, और कुछ नहीं कीता। m1 प्लस अपरेंट वेट ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ weight ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ weight ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ weight ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ।
जिस इंस्टेंट ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ weight ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਰਿਹਾ m1, ਤਾਂ ਦੇਖ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ, ਅਲੋਂਗ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਆਪੋजिट ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ m1 ਜੀ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਸੇਮ ਆਊਗਾ ਆਂਸਰ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ m2 ਹੈ, ਫੋਰਸਸ ਅਲੋਂਗ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ m2 ਜੀ, ਆਪੋजिट ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਆ ਸਰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਡਾਊਟ ਆਈ ਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ बेटा। क्वेश्चन दोबारा करा रहे हैं, लिसन ये वाला क्वेश्चन दोबारा करा रहे हैं, देखो ध्यान दो। एक बार पजल होंगे बच्चे, इतना इजी नहीं है, सब्जेक्ट दूजे नालों बहुत डिफरेंट है ठीक है। कंसेप्ट कुछ है, फॉर्मूला कुछ है, अप्लाई किसी होर तरीके नाल हो रहा है। ऑब्वियसली एक बार दिमाग दे दही होगा ना बढ़िया तरीके नाल कंफ्यूज होंगे ठीक है, बट इट डजंट मीन कि कदे भी नहीं होगा या समझ नहीं आएगा ठीक है। फर्स्ट टाइम कर रहे हो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, सेकंड टाइम करोगे थोड़ा इजी हो जाएगा ठीक है, प्रैक्टिस है, बट ये नहीं है कि समझ नहीं आएगा। देखो उस कोई हेजिटेशन नहीं है, एक बार दी जगह 10 बार पूछो कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है, कोई गल नहीं समझ आया दोबारा फिर कर लांगे, कोई इशू नहीं। 16 ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਇੱਕ 23 ਇੱਕ 16, ਇੱਕ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਘਟਾ ਰਿਹਾ इसका वो काम है रिमोट का है, ये पड़े इसका मोड जाएगा। चलो अब आ जाओ इस पे, ये क्वेश्चन दोबारा करवा रहा हूं, देखो ध्यान से। यहां पे थीटा था, एक मास यहां पे है, दूसरा मास यहां पे है, ये m1 लिखा था, यहां पे लिखा था हमने m2 ठीक है। अब इस केस में देखो इसका वेट किधर लग रहा है नीचे की तरफ, वेट हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा ना, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है वेट हमेशा। अब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो जिस तरफ स्लोप ज्यादा होगी बॉडी उस तरफ मूव करेगी, स्लोप किधर ज्यादा है इधर है, ये तो बिल्कुल सीधा नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन किस तरफ होएगी यहाँ पे, इसको स्ट्रिंग को जोड़ दें भाई, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ। मैं यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं अभी ताकि कंफ्यूज ना हो। ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये एंगल भी थीटा होता है। मैं क्या कर रहा हूं m2g को रेजोल्यूट कर रहा हूं, जिस तरफ थीटा लगता है उस तरफ क्या आता है कॉस, उसके 90 डिग्री पे साइन, m2g कॉस थीटा, उसके 90 डिग्री पे ये आ जाएगा m2g साइन थीटा। अब ये फोर्सेज होगी, नॉर्मल डायरेक्शन तो ये नॉर्मल ड्रॉन होता है, ये होता है आपका, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ठीक है। अब हमने क्या करना है, टेंशन देखो अगर ये इधर आ रहा है तो टेंशन इधर है, ये यहाँ पे स्ट्रिंग में ही लगनी है, सिंगल स्ट्रिंग में देखो टेंशन हमेशा पेयर में लगती है ठीक है। देखो सिंगल स्ट्रिंग है, एक ऊपर है तो दूसरी उसके ऑपोजिट लगेगी, पेयर है, उसे आप जब स्ट्रिंग को सीधा करके देखोगे तो एक की डायरेक्शन ऐसे आएगी, दूसरी की उसकी ऑपोजिट आएगी, टेंशन हमेशा पेयर में लगती है, ये ध्यान रखना। अब इस केस में देखो हमने क्या करना था, इक्वेशन ऑफ सिस्टम लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ सिस्टम का क्या रूल था, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन, बेसिकली फोर्स होती है ना, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास कितना है टोटल मेरे पास m1 प्लस m2 इनटू एक्सेलरेशन, किसके इक्वल आता है फोर्सेस अलोंग एक्सेलरेशन। देखो पूरी फिगर में अलोंग एक्सेलरेशन क्या लग रहा है m1 जी, ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर है ये m2g sin थीटा। लो जी यहां से एक्सेलरेशन निकल जाएगी आपकी,
उसको डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगी आपकी। अब यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर? सिर्फ मैंने वही फॉर्मूला लगाया, अलोंग द एक्सेलरेशन और ऑपोजिट एक्सेलरेशन देखा, और कुछ नहीं देखा, इसके अलावा कुछ नहीं देखना फ्री बॉडी डायग्राम में। ठीक है? जब भी आप एक्सेलरेशन निकालते हो, ध्यान से सुनो, जब भी आप एक्सेलरेशन निकालोगे ना, तब कभी भी टेंशन और जितनी भी इंटरनल फोर्सेस हैं, टेंशन है, नॉर्मल रिएक्शन है, वो इंक्लूड नहीं होती। ये याद रखना। जब भी आप एक्सेलरेशन निकालोगे तब उसमें टेंशन वगैरह यूज नहीं होगी, उसमें पूरे सिस्टम का मास यूज होगा, फोर्सेस अलोंग एंड ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन, वो तीन चीजें यूज होंगी। ठीक है? उसके बाद फिर आ जाओ, जब कभी आपने टेंशन निकालनी है, टेंशन इंडिविजुअल मास से निकलती है। टेंशन किससे निकलती है? इंडिविजुअल मास से। बात हुई है? हाँ जी मैम। हाँ जी कोमलप्रीत, वो तो फोन चाहिए जरा। नहीं कोई नहीं मैम। अब जब भी आप टेंशन निकालते हो, टेंशन के लिए हमेशा इंडिविजुअल मास की इक्वेशन देखनी है। इंडिविजुअल मास मींस ये m1 है, ये m2 है। अब बच्चों को ये होता है, देखो अगर तो सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन की वैल्यू सेम आएगी, अगर एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स हैं, ऑब्वियसली स्ट्रिंग डिफरेंट है तो टेंशन भी क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। अब इस केस में कितनी स्ट्रिंग्स हैं? एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं, तो दोनों में से कोई भी निकाल लो, आपकी टेंशन की वैल्यू क्या आएगी? सेम। ठीक है? अब चलो पहले मैं सिर्फ इतना देख रहा हूं, ये वाला, इसमें कौन सा मास आ रहा है? m1 आ रहा है ना, तो मैं क्या करता हूं, देखो मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, फोर्सेस अलोंग एक्सेलरेशन, जिस तरफ एक्सेलरेशन है कौन सा लग रहा है? m1 जी। ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? t। लो जी, यहां से टेंशन चाहे निकाल लो, चाहे सिर्फ इतना देखो, ये वाला पार्ट इंडिविजुअल मास ही देखना है आपने। इंडिविजुअल मास में जाओगे, कौन सा है? m2 इंटू ए, अलोंग एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? टेंशन, उसके ऑपोजिट क्या लग रहा है टेंशन के? m2 g साइन थीटा। अब इन दोनों केसेस में से जब आप टेंशन निकालोगे वैल्यूज पुट करके, सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन दोनों केसेस में क्या आएगी? सेम। ठीक है? और कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज में। अब बताओ इसमें कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो? इसे नोट कर लो बेटा, फिर नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, अब क्लियर है? पक्का? हाँ देख, फोर्सेस अलोंग एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? टेंशन। एक्सेलरेशन के ऑपोजिट की लग रहा है m3 sin थीटा। वो जो देख इतना देख ला, अलोंग एक्सेलरेशन m1 जी, ऑपोजिट की लग रहा है टेंशन। सेम वही फॉर्मूला ही यूज होया। कर लो नोट बच्चे फटाफट। कितना? बस ठीक है, फिर तो आ जाएंगे नंबर। तेरे को जो असाइनमेंट्स भेजी है ना स्कूल वालों ने, वो सॉल्व कर ले, उसमें कोई डाउट पूछ ले, उसमें से ही आता पेपर। तेरी सीनियर है ना प्रभनूर, तेरे को अपने सीनियर, अभी तो चल तेरा स्कूल शुरू है, अभी पता ही नहीं है। उसके 56 थे लास्ट टाइम +1 में आउट ऑफ 70। 0। तेरे सीनियर्स हैं मेरे पास का अच्छे खास। ये डन है बच्चे? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें कोई डाउट बेटा? पक्का? हाँ वो अभी रीशेड्यूल हुए हैं ना एग्जाम सभी के, +1 के लेट हैं, +2 के भी उन्होंने रीशेड्यूल किए हैं। इवन के विवेक ने और छुट्टियां कर दी, पहले 17 को रीओपन हो रहा था, अभी आई थिंक 22 या 23 को रीओपन हो रहा है। वो सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब देखो रेल गड्डी वाला केस, ट्रेन चलाते हैं अभी, है ना? ये नोट होगा सभी का?
हाँ तेरे को पक्का सिखाता हूँ। तेरे को पता है जो मालगाड़ी होती है, ठीक है, वो लुधियाना से अंबाला तक कितना तेल पी जाती है? 800 लीटर। हैं? ज्यादा है, बट सामान भी कितना लेके जाती है, लोड पता कितना ज्यादा होता है उसमें? एक डब्बे में कम से कम 50 टन के आसपास होता है। मैक्सिमम टन लिखा होता है 60-70 टन लिखा होता है। वो डब 60-70 टन तो उससे तो कहीं ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, थाउजेंड्स में होता है वो। वो तो एक डब्बे का है, कितने डब्बे होते हैं वो देखना, कम से कम 25 से 30 डब्बे तो होंगे। इवन के जब आप कभी भी एक चीज नोट करना, डीजल इंजन जब भी स्टार्ट होते हैं ना, डीजल इंजन को वो जल्दी बंद नहीं करते, उसे ऑन रखते हैं। स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं होती, वो फ्यूल कंजम्पशन बहुत होती है। पिस्टन कितने बड़े बड़े तो मेरे जितने बड़े तो पिस्टन होते हैं उस इंजन में। हैवी होते हैं, काफी हैवी क्रैंकशाफ्ट्स होते हैं। नहीं बेटा, वो एक बार स्टार्ट करके उसे इसलिए खड़ा करके रखते हैं क्योंकि अगर उसे रीस्टार्ट करेंगे ना, वो फ्यूल काफी ज्यादा पी जाता है। स्टार्टिंग में ही कितने 100 लीटर पी जाता है वो। 100 हंड्रेड्स में क्या, थोड़ी देर में उड़ा देता है इतना तेल तो वो। कभी देखना है तो आप अंबाला में जाकर, नहीं अंबाला में नहीं, डीजल इंजन की रिपेयर पटियाला में है वर्कशॉप, देख सकते हो। मेरा ब्रदर है, लोको पायलट है वो। तो लगता ही होगा टाइम से भारी होता है। शुरू करने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट हाँ स्टार्टिंग में जो पिस्टन्स के बीच में ऑयल चढ़ता है ना, अच्छा खासा लीटर चढ़ जाता है। कितने लीटर चढ़ जाता है वो। अब आ जाओ ट्रेन के केस में, देखो हमारे पास कंसेप्ट सेम ही रहने हैं। अब इस तरफ फोर्स लग रही है, ठीक है, चेन है बेसिकली, चेन ऑफ बॉक्सेस है, उसे एक तरफ से मैं खींच रहा हूं, तो ये मैंने फोर्स की डायरेक्शन दे दी कि मैं उसे इस तरह खींच रहा हूं, राइट। अब ऑब्वियसली टेंशन अलग अलग होंगी, इस केस में टेंशन होगी T1, इस केस में टेंशन होगी T2, पेयर्स में। ये मैं लिख देता हूं मास M1, M2, M3, ठीक है। अब इस केस में देखो बच्चे, जब आपको पहले तो इक्वेशन ऑफ सिस्टम निकालनी है। अब एक्सेलरेशन किस तरफ होगी, जिस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स इधर लग रही है तो एक्सेलरेशन किधर होगी, वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। पहले देख लो, बाद में नोट करना, नोट करने बैठ जाते हो और आधी चीजें ऊपर से निकल जाती हैं। हाँ जी, अगर फ्रिक्शन होगी तो यहाँ पे एक ऑपोजिट फोर्स आ जाएगी और कोई डिफरेंस नहीं, अभी फ्रिक्शन रिड्यूस नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया। अब इस केस में मेरे को इक्वेशन ऑफ सिस्टम लिखनी है, मेरे को एक्सेलरेशन निकालनी है, राइट। एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल मास कितना है, M1, M2, M3 इनटू एक्सेलरेशन, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्सेलरेशन। इधर एक्सेलरेशन लग रही है, उधर क्या लग रही है आपकी फोर्स, ऑपोजिट कुछ लग रहा है, तो ये आपकी एक्सेलरेशन निकल जाएगी। तो एक्सेलरेशन क्या आ गई, फोर्स अपॉन जितना भी मास है। देखो ये M में लग गया ना, F इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला ही लग गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेम कंसेप्ट ही आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपने टेंशन निकालनी है, इसका टेंशन का रूल देखो, अगर मैंने निकालनी है T1 निकालनी है ना, तो M1 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि मैं इसे खींच रहा हूं। T1 के पीछे कितना वेट है, M2 एंड M3, तो जो मेरे पास T1 आएगी किसके इक्वल आएगी, M2 प्लस M3 इंटू ए। टेंशन इज अ फोर्स, फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। बंद हो जा भाई। जब हम T2 निकालेंगे तो M2 प्लस M1 इंटू ए होगा। हाँ, अब देखो बेसिकली मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये टेंशन है, टेंशन किन दो डब्बों की वजह से लग रही है, 2 और 3, क्योंकि यहां से पकड़ के तो मैं उसे खींच रहा हूं, तो M1 तो इंक्लूड ही नहीं होगा ना। मैंने T1 निकालनी है, मैं फोर्स किस तरफ लगा रहा हूं, इस तरफ, ठीक है। तो जो टेंशन लग रही है, ये जो टेंशन लग रही है, ये किन मासेस की वजह से लग रही है, 2 और 3 की वजह से।
वो कोई इशू नहीं, टेंशन फोर्स ही होती है, जैसे जिस मर्जी डायरेक्शन में लगा ले। ठीक है, तो टेंशन बेसिकली किधर लगेगी, मैं उधर फोर्स लगा रहा हूं तो टेंशन उधर है पीछे। ठीक है, तो इस केस में देखो, T1 के केस में अब सिंपल सा फंडा है, मैंने चेन बना रखी है, मैं चेन को खींच रहा हूं, जहां से पकड़ के चेन को खींचूंगा जितना पीछे वेट होगा उसी की वजह से टेंशन लगेगी। हाँ, मैंने क्या किया, इसको यहां से पकड़ के खींच रहा हूं, अगर देखा जाए यहां से पकड़ के खींच रहा हूं ना M1 से, तो ये तो इंक्लूड ही नहीं होगा, इसे तो मैंने ऑलरेडी पकड़ रखा है, तो इसे तो खींच रहा हूं। तो टेंशन किसकी वजह से लग रही है, 2 और 3 की वजह से। इसी तरीके से अगर मैं T2 निकालूंगा, यहां से पकड़ के खींचूंगा, तो सिर्फ M3 की वजह से टेंशन लगेगी। तो जो T2 आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका, M2 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, नहीं सॉरी M3 नॉट 2। ठीक है, ये लगेगा और कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यूज एक्सेलरेशन की ये वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी, आपकी नई इक्वेशन बन जाएंगी। क्लियर? कैसे? नहीं, टेंशन निकाल रहा है तो इसकी वेट की वजह से ही आएगा तेरा, इसके मास की वजह से, नॉट वेट, मास की वजह से। ठीक है, करते जाओ नोटिस है बच्चे, अब इसका और भी कंफ्यूजन वाला पार्ट आने वाला है, रुको। कर दे। सत्तबाजी भी गए, मतलब पटरी बनाते हैं। हाँ। तो उसमें जैसे एक तो जो टायर्स होते हैं उसके, वो बीच में से टायर्स, ट्रेन के टायर्स, वो जो मेटल रिंग्स ही होते हैं, रिम्स होते हैं वो, तो ट्रेन के लिए तो वो टायर ही हो जाएंगे। हाँ जी, टायर वेट बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ चे, ये होगा नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी ये आपका आई थिंक एनसीईआरटी में है शायद, चलो सिंपल क्वेश्चन पे चलते हैं। पता है मेरे को क्या बता रहा है वो चीज। 10 kg 5 kg, इसमें टेंशन होगी आपकी T2, इसमें टेंशन होगी आपकी T1। फाइंड T1 एंड T2, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड T1 एंड T2, इस केस में एक्सेलरेशन तो है नहीं क्योंकि वो फिक्स्ड है, तो सीधा फोर्स का फॉर्मूला है फिजिकल टू mg वाला ही लग जाना है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ग्रेविटी के इक्वल आ जाएगी ना, एक्सेलरेशन हैंगिंग है। जी की वैल्यू 10 ले लेना, हाँ। एक्सेलरेशन की जरूरत कहाँ है कि एक्सेलरेशन वो फिक्स है, जी की वैल्यू 10 ले लो, हाँ, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी।
अगर हम 20 kg लेकर जाएंगे तो 1.5 क्या हो जाएगा? की जगह मतलब 10 से बड़ा लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो स्ट्रिंग है, वो तो होल्ड करेगी उसे। हाँ, अगर स्ट्रिंग पतली है फिर टूट जाएगी। बच्चे देखो, सिंपल सा फंडा होता है, आपकी जो टेंशन की वैल्यू है, ठीक है, अगर तो आप किसी चीज को पकड़ के घुमा रहे हो, जैसे रस्सी के साथ पत्थर बांध रहे हो और ऐसे घुमा रहे हो, मोस्टली यही काम होता है। जब तक आपकी टेंशन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तब तक वो पत्थर घूमता रहेगा। जहां पे टेंशन की वैल्यू नेगेटिव हुई, नेगेटिव होने का मतलब है कम हो गई, आपकी फोर्स ज्यादा होगी, तो स्ट्रिंग टूट जाएगी। अब इस केस में भी सेम है, स्ट्रिंग तब तक नहीं टूटेगी जब तक उसकी मैक्सिमम लिमिट तक हम उसे लोड नहीं लगाते। अब हर स्ट्रिंग का अपनी लोड कैपेसिटी होती है, ठीक है। जैसे आपके ब्रिजेस वगैरह होते हैं, ब्रिजेस के ऊपर हमेशा लोड लिखा जाता है, स्पेशली जो वायर्स के ऊपर ब्रिज खड़े होते हैं, वो वायर्स उसी उसके अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर वेट डाला जाता है। अदरवाइज क्या होगा? अब सिंपल सा फंडा है, कपड़े वाली तार ले लो, उसके ऊपर आप बहुत से कपड़े डाल दोगे, वो क्या होगी? टूट जाएगी ना, या तो बिल्कुल ही नीचे स्ट्रेच हो जाएगी। वो बेसिकली उसकी एक कैपेसिटी है ना। उसी तरीके से इन चीजों की कैपेसिटी होती है स्ट्रिंग्स की, ये कितना मैक्सिमम वेट उठा सकती है। इवन के जो जिम जाते हैं उसमें भी जो आपकी रॉड्स होती है ना, उनकी एक वेट कैपेसिटी होती है। ज्यादा वो करोगे बिल्कुल ही ऐसे बेंड हो जाएगी या टूट जाएगी। तो वो उसकी लिमिट के अकॉर्डिंग चलता है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि स्ट्रिंग कैसे कब टूटेगी, उसके वो आगे जब आपका चैप्टर आएगा स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो आगे वाले चैप्टर्स में ये चीजें पढ़ोगे आप। नहीं, इसमें जरूरत ही नहीं है। देखो इस केस में देखो, अगर मैंने T1 निकालना है, T1 मेरा इन दोनों मासेस की वजह से होगा, तो T1 मेरे पास क्या आ जाएगा? M1 प्लस M2 इंटू जी, एक्सेलरेशन आ जाएगी ना, क्योंकि इनका वेट नीचे की तरफ लग रहा है। देखो ये 5G है, ये कितना लग रहा है? 10G। तो ये आ जाएगा, देखो 10 प्लस 5 इंटू जी, तो ये कितना आ गया? 150 न्यूटन। और जो T2 है, T2 सिर्फ इसकी वजह से लग रहा है। T2 किसके इक्वल आ रहा है आपका? 50G, 50 आएगा ना। बेसिकली T2 क्या आ रहा है? 5 इंटू जी, M1 इंटू जी, तो ये आ रहा है। ये एनसीईआरटी में शायद है, पता नहीं, प्रदीप की सॉल्ट एग्जांपल है या कहीं पे है, देखा है ऐसा सेम कुछ, याद नहीं, हो सकती है पीछे देख ले। एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत अजीबोगरीब है। डेल्टाज एंड ऑल सब जगह यूज करने हैं इन्होंने। एनसीईआरटी वैसे रीड कर लिया करो, नोट्स में आपके इंक्लूडेड होती है सारी, वो उसी को सिंपल करके आपको लिखवाया जाता है, वो आपके ऊपर है। बात पता क्या है, देखो बुक्स की लैंग्वेज का बहुत फर्क होता है बच्चे, तभी आपको जो डेरिवेशंस होती हैं वो बिल्कुल ही मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखाता हूँ, जैसे स्कूल में लिखोगे। अब एनसीईआरटी में कुछ ऐसे भी हैं जिनका सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ है बट है डेरिवेशन है। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। वेट की वजह से, वेट ज्यादा होता है। हाँ हाँ, वो बच्चे बीच में हुक होके चलते हैं ना, जैसे ये ट्रेन है उसके बीच में ऐसे फंस के चलता है टायर, वो दोनों साइड से ऐसे नहीं होता, वो एक साइड से होता है, सिर्फ आउटर साइड पे होता है, एक साइड प्लेन होती है, क्योंकि टर्न भी करना होता है ट्रेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अब देखो सिंपल लाइफ का फंडा, आ जाओ इस पे दोबारा। फिजिक्स उतनी देर इजी है जितनी देर सर पढ़ा रहे हैं या जितनी देर टीचर पढ़ा रहा है, कोई भी है, नॉट, इट्स नॉट अबाउट मी। सब्जेक्ट तब तक इजी लगता है जब तक टीचर है। और एक चीज बताऊं, जब तक टीचर सिर पे खड़ा होता है ना, तब आपकी रिवीजन भी स्पीड से होती है, खुद करते हो तो बहुत टाइम लगता है बाद में, ये फर्क है। इवन के कैलकुलेशंस का डिफरेंस देख सकते हो, अच्छा खासा डिफरेंस होता है। अब देखो कुछ बच्चे तो जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो तो दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं मेरे को जल्दी जल्दी करना है, ठीक है,
बट घर पे जाके मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, बड़े आराम से कर रहे हैं, 2 डिवाइडेड बाय वो कर लिया, चलो आराम से हो रहा है, 2 आ गया, 4 आ गया, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, इतना रिलैक्स नहीं होना है। थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन को जितना आप स्पीड अप होगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा बच्चा, स्पेशली नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए। ठीक है, बहुत डिफरेंस आता है इस चीज से। मैं बताता हूँ, टाइम के केस में ना, मैथ्स के क्वेश्चन और फिजिक्स के क्वेश्चन करने बैठोगे ना, टाइम कैसे निकला पता नहीं चलेगा। बायो के इजीली हो जाते हैं, केमिस्ट्री कर लोगे, बट फिजिक्स और मैथ्स टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम। मेंस में पता क्या होता है, मेंस में कभी भी देखना, जिस बच्चे ने मैथ्स पहले उठा लिया उसके फिजिक्स के क्वेश्चन कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होने वाले हैं, जिसने फिजिक्स पहले उठा ली उसके मैथ्स के कुछ ना कुछ क्वेश्चन। वो मेंस में ऑब्वियसली सबसे पहले केमिस्ट्री होती है। नहीं नहीं होती। अगर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे भी ना, कभी भी एक कंप्लीट पेपर उठा के देख लो आप, चाहे मेंस का चाहे नीट का, आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाएगा। लेवल इन द सेंस आपको पता चल जाएगा कि कैसी कैलकुलेशन आ रही है। अरे भाई पता क्या है, दिस इज अ डिफरेंस, ये एक्चुअली सोच का डिफरेंस है। आप लोग डर रहे हो कैलकुलेशन से। अब यही चीज अगर मेरे से कोई पूछता है कंपटीशन में कि ऐसा क्या है, वो माइंडसेट क्या है, माइंडसेट कैसा है कि मेरे को पता है कि अगर 3 घंटे में मेरे को 180 क्वेश्चन करने हैं, मतलब नीट के पेपर की एग्जांपल लेके चलते हैं, तो वहां पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आने वाला जो आपके 15 मिनट लेगा। दैट मीन्स वो क्वेश्चन ट्रिकी होंगे बट नॉट डिफिकल्ट। कैलकुलेशन सेम उस पर लाई करती है। कभी भी आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें कैलकुलेशन के नंबर नहीं कटते। ठीक है, उसका रीजन क्या है, यही है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करती है जब आप किसी भी कंपटीशन के लिए जाते हो। आपका माइंडसेट क्या है। मैं आपको क्या चीज सिखाता हूं, वही है कि भाई हम लोग 10 सीट्स के लिए कंपीट नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ 1 सीट चाहिए, बाकी 9 जो मर्जी ले जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ अपनी 1 सीट के लिए कंपीट कर रहे हो, तो वो माइंडसेट है। देखो इसीलिए बोलता हूँ आपकी अप्रोच पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है बच्चा। हाँ डाउनफॉल आता है, डिमोरलाइज होते हैं, समटाइम क्वेश्चंस नहीं हुए, मोरल डाउन हो गया, पेरेंट्स ने 4 गाना काटती हैं, ज्यादा डाउन हो गया। ठीक है, वैसे आजकल तो उस चीज का फर्क पड़ता नहीं है पेरेंट्स वाले केस में। ठीक है, तो वो चीज नहीं है, वो आपका अप्रोच पॉजिटिव होना जरूरी है। आज 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, कल 3 होंगे, फिर 5 होंगे, बट ये नहीं है आज मेरे 2 हुए कल मैं कोई भी नहीं कर रहा हूं, इस चीज का फर्क है। ठीक है, तो वो होता है अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, कभी भी प्रैक्टिस करते जाओ। 100 क्वेश्चंस वो हो जाएंगे 100, कोई टेंशन नहीं है। बायो के हो जाएंगे। किस उससे करा था, ऑनलाइन, तो आप +1 वाले उठाओगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ इस पे। अब देखो ये जनरल सा क्वेश्चन है, अब ये बहुत ही जनरल सा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैंने इसमें फोर्स लगाई है 5 न्यूटन। ओए इधर ध्यान दो, 60 डिग्री पे मैंने बॉक्स पे फोर्स लगाई 5 न्यूटन। अब क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सिस्टम। फाइंड acceleration and normal reaction of system। ये क्वेश्चन का निकाल सकते हो, फोर्स को रेजोल्यूट कर दो और कुछ नहीं है, सारा क्वेश्चन हो जाएगा एक ही डायग्राम। जिस तरफ थीटा उस तरफ कॉस, उसके 90 डिग्री पे साइन। मेरे को एक्चुअली टर्न करने में आज प्रॉब्लम आ रही है, मेरे ये मसल पुल हो रखा है, नाचड़ी है गर्दन। कैलकुलस वाले क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। फिजिक्स यूजेस द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स। अब ये हर जगह चल तो मैथ्स ही रहा है, हम तो अपना कंसेप्ट बीच में घुसा रहे हैं बस, फोर्स और एक्सेलरेशन का, और कुछ नहीं कर रहे हैं।
ओए गला नहीं, क्वेश्चन करो फटाफट। ओए क्रिश ऑनलाइन बैठा हुआ है, क्रिश एंड कंपनी ऑनलाइन बैठा है, चेक करो जरा। ध्रुव है, क्रिश फिर छुट्टी पे है, कोई नहीं। क्रिश ने चीखे माने सर, मेरे को ये नहीं समझ आया। नॉर्मल नहीं यार, बिल्कुल। अब देखो इस डायग्राम को, वेट कहां लगेगा, mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, वो तो नॉर्मल ड्रॉन होता है, सिंपल सा, ठीक है। अब मैं इस फोर्स को रेजोल्यूट कर रहा हूं, जिस तरफ थीटा है उस तरफ लगता है कॉस, तो दैट इज 5 cos 30 60 सॉरी, उसके 90 डिग्री पे क्या लगेगा, 5 sin 60, ठीक है। क्या आ गया 5√3/2, अच्छा। एक्सेलरेशन किस तरफ हो रही है, बेसिक रूल्स तो नहीं भूलते भाई साहब। फोर्स किधर लग रही है, इधर, तो एक्सेलरेशन किस तरफ होगी, इस तरफ। जिस तरफ को खींचेगा बॉडी को, एक्सेलरेशन उसी तरफ होगी। भूल गए बेसिक रूल्स। अब लगाओ इक्वेशन ऑफ सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, इसका मास m लिया है ना, चलो m ले लो, m की वैल्यू 10 ले लो, 10 kg ले लो, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। m की प्लेस पे 10 kg ले लो, ठीक है। टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन, फोर्सेस अलोंग एक्सेलरेशन क्या लग रही हैं, 5 cos 60, तो एक्सेलरेशन तो आ गई आपके पास। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इंटू 1/10, है ना, दैट इज 1/4.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी, यही है, देख भी ले। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है, ये देखो, ये दो फोर्सेस एक डायरेक्शन में है, उसे कौन बैलेंस कर रहा है, mg, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, n प्लस f sin 60 दैट इज इक्वल टू mg, n किसके इक्वल आ जाएगा, mg माइनस f sin 60, कहां पे, हाँ, तो ये m की वैल्यू 10 पुट करूंगा ना यहाँ पे भी मास की, तो ये आ गया आपके पास 10, g की वैल्यू 10 माइनस 5 sin 60 √3/2, तो ये कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, 200 माइनस 5√3 डिवाइडेड बाय 2, ये नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा आपका। समझना है बस। नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली वेट वाले यूनिट आएंगे, फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब क्या है, ऑपोजिट फोर्स लग रही है, दैट मींस न्यूटन। हाँ तो दौड़ेगी। अब दो वैल्यूज जो आपको याद होनी चाहिए, ये कर लो नोट फटाफट, फिर लिखवाता हूं। साइन 180 तक वैल्यूज याद होगी, मोस्ट को हो ही गई, कॉस 180 तक, तो भी दो वैल्यूज और हैं जो एक्स्ट्रा याद करनी है, साइन 53 एंड साइन 37। हाँ ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, उसमें यूज होती है, तो सीधी याद करना, समटाइम प्रोवाइड नहीं करते, होती है, इजी है। साइन की याद होगी तो कॉस की ऑपोजिट है उसके, कॉस याद करना किसके वो है, जल्दी करो यार, भाग रहा है टाइम। कोई क्वेश्चन हो तो थीटा पूरे डिग्री में निकालना है। वो अगर आपको अप्रोप्रिएट डाटा गिवन है तो निकाल सकते हो, टेबल वगैरह प्रोवाइड किया, अगर नहीं गिवन टेबल वगैरह में या कुछ नहीं गिवन, फिर नहीं, फिर वहीं पे छोड़ सकते हो।
नहीं, वो पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। उसमें अगर कन्वर्ट करना आएगा अभी तो आपको वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, फिर होएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन से पहले आप वैल्यूज याद करनी है। ये हो गया, रब कर दूं। आपको साइन 53 एंड साइन 37 की वैल्यू याद चाहिए, ठीक है। साइन 53 एंड साइन 37, ठीक है। ये दो वैल्यूज आपको याद चाहिए। साइन 53 की वैल्यू होती है आपकी 4/5, ये होती है 3/5। आई थिंक चेक करने दो मेरे को एक बार। किसकी? कॉस की उल्टी होती है। कॉस 53 किसके इक्वल होगा? 3/5। कॉस 37 किसके इक्वल होगा? 4/5। याद रखना ये वैल्यूज। उसके साथ लिख लो CTM, कमिट टू मेमोरी। CTM है ना, कमिट टू मेमोरी, या फिर OHT, ओवरहेड ट्रांसमिशन। बहुत सी चीजें हैं जो HT होने वाली हैं, ओवरहेड ट्रांसमिशन, ऊपर से निकली। हाँ, अगर इसके अलावा कोई वैल्यू आएगी तो उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। नहीं गिवन होगी तो आप लॉग टेबल नहीं, आप उन्हें बोल सकते हो कि लॉग टेबल दे दो, लॉग टेबल में वैल्यूज होती है। केमिस्ट्री वाले टीचर को बोलो आपको लॉग टेबल सिंपल नॉर्मल वो करना सिखा देंगे, रीड करना, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है लॉग, फिजिक्स में तो बहुत रेयर यूज होगा। +2 में जाके समहाउ कहीं ना कहीं, +1 में तो थर्मोडायनेमिक्स में कहीं शायद हो जाए, नहीं होता वैसे। एक दो वैल्यूज याद होती हैं, जैसे log2 है, log2 की वैल्यू वैसे याद है 0.693, ठीक है, तो वो वाली वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट लिखो, ये होगा नोट। अरे नहीं है, एनसीईआरटी में बहुत कुछ भी नहीं है। फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी इजी नहीं है। इसी ऑफ कर दें, ओके। बंद हो यार, बड़ा रीड है। चलो क्वेश्चन लिखो। अब इसमें मासेस की आपको वैल्यूज दे रहा हूं। एक, दो, कितने मास हैं? 3 है, 3। M3, M2, M1, M4, ठीक है। छः, 2, 3, ठीक है। आपके पास जो है M1, M2, M3 एंड M4, ये 6 kg है, 3 kg, 2 kg, 1 kg, ठीक है। आपको फाइंड करना है। अब देखो इस केस में आ जाएगा आपका T, यहां पे आएगा आपका T1, यहां पे आएगा आपका T2। आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ T, T1 एंड T2। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी इस केस में, ऑब्वियसली ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एक्सेलरेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ T, T1 एंड T2। बेसिक कंसेप्ट लगा के चलना है, ज्यादा डीपली सोचना नहीं है वरना क्वेश्चन गलत होएगा। पहले तो एक्सेलरेशन निकालो, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, फोर्सेज अलोंग एक्सेलरेशन, ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन।
force is opposite acceleration m4 लग रहा है ना opposite acceleration अलॉन्ग एक्सेलरेशन लगेगा। तो पहले force is along acceleration minus force is ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है यहाँ पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब इस केस में देखो अलॉन्ग एक्सेलरेशन तो यही लगेगा सिर्फ m4g, है ना, बाकी सब तो नीचे लग रहे हैं। एक्सेलरेशन के वो क्या है, परपेंडिकुलर है। अलॉन्ग द एक्सेलरेशन जो ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन तो नहीं है। तो जब एक्सेलरेशन फाइंड करोगे टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 इनटू एक्सेलरेशन, फोर्सेस अलॉन्ग एक्सेलरेशन सिर्फ m4g लग रहा है। ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन यहाँ पे देखो कुछ लग रहा है, नो। 0.5 टेंशन तो इंक्लूड करते नहीं हो जब भी आप एक्सेलरेशन निकालते हो, टेंशन तो इंक्लूड ही नहीं करनी, तो उसके अलावा तो कोई फोर्स लग ही नहीं रही, क्योंकि इन सभी का मास तो क्या है, नीचे लग रहा है, बट एक्सेलरेशन तो उसके परपेंडिकुलर है। हमने कौन सी फोर्सेस देखनी होती हैं, अलोंग द एक्सेलरेशन एंड ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन। यहाँ पे ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन कोई भी फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन देखो कितनी आ गई आपकी, दैट इज इक्वल टू m4, कितनी वैल्यू थी 6 इंटू 10 अपॉन 1 प्लस 2 6 4 10 3 13 13 चारों ऐड कर दे, हाँ 12 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो जब तो आपने निकालना है टी, तो आप सिर्फ ये वाला देख सकते हो, टी किसके इक्वल आ जाएगा, देखो मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन, फोर्सेस अलोंग एक्सेलरेशन क्या है m4g, ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन, यहां से निकल गई। तो ये देखो कितनी वैल्यू है, m4 की वैल्यू कितनी है 6, एक्सेलरेशन कितनी है 5, 6 इंटू 10 माइनस टी, तो टेंशन की वैल्यू देखो कितनी आ गई आपके पास 60 माइनस 30, तो टी की वैल्यू आ गई आपके पास 30 न्यूटन। ठीक है, अब इस केस में देखो बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हम यहां से भी निकाल सकते हैं टेंशन, यहां से भी आपकी टेंशन की वैल्यू सेम आएगी, निकाल के दिखाऊं कौन कौन से मासेस आ रहे हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एक्सेलरेशन, फोर्सेस अलोंग एक्सेलरेशन क्या लग रहा है टेंशन, ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन क्या लग रहा है कुछ भी नहीं, तो करके देखो ये एक्सेलरेशन मास कितने हैं 6 इंटू एक्सेलरेशन कितनी है 5, तो टी देखो 30 आया। तो किसी भी केस से निकालोगे आंसर सेम आएगा, सिंगल स्ट्रिंग है। अब T2 निकालना है या फिर T1 निकालना है, T1 के लिए कौन कौन से मास आएंगे 2 एंड 3, T2 के लिए कौन सा आएगा सिर्फ 1, सॉरी 2 और 1 आएंगे, उसमें सिर्फ 1 आएगा, निकाल के देखो जरा। T1 के लिए 2 और 3 होंगे ना, T1 के लिए 2 और 1 सिर्फ, हाँ जी कौन सा निकाल रहा है बेटा, ये निकाल रही है ना टी, ये निकाल रही है, तो ये सारा मास क्या आ जाएगा, कंबाइंड लोगे आप, एक जगह से पकड़ के ले रहे हो। अब जैसे आपने निकालना है सपोज निकाल रहे हो अब T1, T1 के लिए आपके पास आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए, फोर्सेज अलॉन्ग एक्सेलरेशन, अलॉन्ग एक्सेलरेशन कौन सा आ रहा है T1, ऑपोजिट कुछ भी नहीं आ रहा, तो T1 किसके इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 5, 15 आ गया, और T2 किसके इक्वल आ जाएगा m1 इंटू ए, दैट इज 1 इंटू 5, 5 न्यूटन। चेक कर लूं, यही आंसर है 15 और एक 5, यस। अब थोड़ा सा हैंडी हुआ है क्वेश्चन, अब नया टॉपिक शुरू नहीं होगा, 5 मिनट बचे हैं, इसी के एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे इंपल्स और मोमेंटम के, ठीक है। तो कोई एक बच्चा प्रदीप या कोई भी एसएल वगैरह की कोई एक बुक ले आना बेटा, तो थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा इजी हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे वो है, कहाँ गया, कहाँ है ठीक है।
और कौन सा क्वेश्चन है देखें, बाकी सारे तो कर चुके हो अब इसके क्वेश्चन। हम लोग रिकॉइल ऑफ गन लिख चुके हैं, रिकॉइल ऑफ गन, और न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल ऑफ मोशन लिख लिया था। वो क्वेश्चन पक्का है पेपर में 3 नंबर का, याद कर लेना आप। ठीक है, न्यूटन लॉ, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनमें से कोई एक पक्का आता है। ठीक है, अब 9th 10th वाला काम नहीं है बच्चा कि हम ये छोड़ के चले जाएं, ये नहीं आएगा। ठीक है, और +1 में स्पेशली हर स्कूल का अपना सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये नहीं पता कब कौन सा क्या डालने वाले हैं। ठीक है, +1 में टीचर्स की मनमर्जी चलती है स्कूल में। तो पहला रूल बना लो, किसी भी टीचर के साथ आर्ग्यू नहीं करना है, बैंड बजा देंगे आपकी स्कूल में। 2 + 2 5 भी kind of 1. मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ भी बोले, टीचर बोल रहे हैं ना 2 + 2 5 है, यस सर 5 है, आर्ग्यू नहीं करना है। किसी को मार्क्स मारने को ही तैयार। वो वही कह रहा हूँ, टीचर के साथ आर्ग्यू नहीं, उसका बहुत ही सिंपल सा फंडा है। देखो, नॉट एवरी टीचर, ठीक है, बट कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो खुंदक रखते हैं बच्चों से, मतलब वो पर्सनल ग्रजेस पे आ जाते हैं। पर्सनल ग्रजेस का मतलब क्या है, देखो ऐसा नहीं कि कोई फिजिकली हार्म करेंगे या कुछ है, बट जो हार्म एक टीचर कर सकता है ना बच्चे का, वो थ्रू आउट एज आप उसे पूरा नहीं करने वाले हो। रीजन देखो, सिंपल सा फंडा है, आपके जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनके कितने प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं? 30 मार्क्स के बायो, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 फिजिकल एजुकेशन, 120, 20 इंग्लिश। हाँ ठीक है, 140 मार्क्स मींस 28% मार्क्स। ठीक है, सेम इन केस ऑफ योर नॉन मेड। नॉन मेड में 120 नंबर जाते हैं। 120 नंबर का मतलब है कि आपके सीधे सीधे 12% है ना, नहीं 12 क्यों, 24%। ठीक है, और जो मेंस वाले बच्चे हैं ना, उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है दैट इज 75% मार्क्स इन पीसीएम। जो मेंस के लिए आप तभी एलिजिबल होते हो अगर आपकी पीसीएम की परसेंटेज 75% है। इस बार मेरे 2 बच्चों के साथ ऐसा कुछ हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ। मतलब इमेजिन उसके फिजिक्स का परसेंटेज 95 समथिंग था, ठीक है, बट उसका बेसिक ही क्लियर नहीं हुआ, 72 समथिंग परसेंटेज बनी है उसकी +2 की, तो एलिजिबल नहीं है। उसमें ज्यादा अफसोस होता है। अब सिंपल सा फंडा है, आपके 24% तो स्कूल ने देने हैं, वो उड़े तो 76% में से आप 75 नहीं ले सकते, ये आपको भी पता है। ठीक है, उसके बाद सिंपल सी ऑप्शन बचती है कि कहीं पे छोटी मोटी बीए एमए की डिग्री कर लो, या फिर कुछ और नहीं हो रहा तो आईलेट्स करके चलो बाहर। ठीक है, तो सीरियसली हर एक चीज देखो, उसने पेन हिलाना है, उसका कुछ नहीं जाएगा, आपका करियर स्टेक पे आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा वो है, जहां पे आपको पूरे मिल सकते हैं नंबर, और वो अगर 140 नंबर है, वो 140 के 140 पूरे जा सकते हैं आपके। ये नहीं है कि पूरे नहीं जाते। अगर आपका अच्छा है, स्कूल का अच्छा है, तो टीचर आपके पूरे फुल लगा के भेजता है। फुल नहीं लगाएगा तो एटलीस्ट 140 में से 135 तो लगेंगे ना, इससे कम नहीं लगते। परसेंटाइल बेटा वो कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। वो टॉपर के अकॉर्डिंगली निकलता है कि इतने बच्चों ने इतने परसेंट के बीच में स्कोर किया है, इतने ने इतने में, वो अलग चीज होती है, वो हर बार वेरी करती है। कंपटीशन में परसेंटाइल आपकी वेरी कर सकती है आपके बैच के अकॉर्डिंग, कि किस बैच में आपने पेपर दिया, उसमें हाईएस्ट कितने थे, उसके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटाइल कैलकुलेट होगी। तो बहुत सी चीजें हैं, वो लिखा होता है वहां पे, बताते हैं कि कैसे परसेंटाइल कैलकुलेट किया, वो प्रॉपर मेथड होता है। बट द थिंग इज, आपने जो करना है आपकी सिर्फ सेल्फ स्टडी है। जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतना अच्छा स्कोर करोगे। टीचर चाहे मैं हूं बेटा, चाहे कोई भी है, आइदर वो केमिस्ट्री वाले सर हैं, बायो वाले टीचर हैं, ठीक है, मैथ्स वाले टीचर हैं, मैं हूं, कोई भी है, मेरी ड्यूटी कितनी है कि आपको कहीं पे डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछो, उसे
क्लियर किया जा सकता है, बट उस चीज को कैरी आपने करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं कर पाओगे। वन टाइम एक चीज इजी लग रही है, वही चीज को 15 दिन के बाद देखोगे ना, आधी से ज्यादा स्किप हो जाएगी दिमाग से। तो आपकी रेपिटेशन जरूरी है, ठीक है। ये नहीं है कि एक बार मेरे को समझ आ गया तो मेरे को आता है, नो। 10 15 20 दिन के बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो भी ब्लैंक हो जाएगा। थ्रू आउट ईयर मेहनत करोगे तब जाके स्कोर कर पाओगे। इट्स नॉट के हमने सिर्फ अखीर के 10 दिन पढ़े और हम लोग अच्छा स्कोर कर जाएंगे, नहीं। पास हो जाओगे, फेल नहीं होगा कोई, ये मेरी गारंटी है। गिन के क्वेश्चंस लिख के दे सकता हूँ, पास हो जाओगे, कोई इशू नहीं है। बट हमें पास नहीं होना है ना बेटा, हमें अच्छा स्कोर चाहिए। और जितनी +1 में मेहनत कर लोगे ना बेटा, +2 उतनी ईजी रहेगी। द थिंग इज, कंपटीशन के लिए +1 बहुत डोमिनेटिंग है, क्योंकि +1 में बच्चे सीरियस नहीं होते। +2 में हर बच्चा सीरियसली पढ़ता है स्टार्टिंग से, उन्हें पता होता है कि +1 में झटका लग चुका है। तो जितना +1 अपना ऊपर उठा सकते हो, उतने आपके कंपटीशन के क्लियर होने के चांसेस ज्यादा हैं। कंपटीशन में 50-50 आता है, 40-60 50-50 की रेशियो रहती है, ठीक है। तो जितना +1 स्ट्रांग होगा, आपका कंपटीशन क्लियर होने के चांसेस उतने ज्यादा है। तो वो आपकी मेहनत है, कितना कैरी करते हो। +2 में तो हर बच्चे ने पढ़ना है, वो तो हर बच्चा शुरू से सीरियस होगा, सबको पता है कि बोर्ड्स हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक फैक्टर रहता है कि नहीं यार बोर्ड्स हैं, मेरे को मेहनत करनी है, वो वैसे ही बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो जाता है सामने इस चीज को लेके। बट +1 में बहुत सी अप्स एंड डाउन होने वाले हैं। अभी देखना, अभी सितंबर के जब जो भी एग्जाम हो गए ना स्कूल के, उसमें बहुत सी पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगी, आपको मेहनत कैसे करनी है वो चीज पता चल जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कोई एक बच्चा प्रदीप जैसल की वो ले आना बुक, ठीक है। हाँ ले आओ। Thank you.